तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हम पार्ट पढ़ रहे थे नस्ट इक्वेशन से ही हम लोगों ने निकाल लिया था डेल्टा जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल में रिलेशन, वहां से कुछ क्वेश्चंस उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी रिलेशन पढ़ लिया था। अब हमें जो ये वाला पार्ट है जहां पर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है, उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है, ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हमें होता ही है। जल्दी से मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री शाखा। तो कंटिन्यू करते हैं। जो दो टॉपिक्स बचे हुए हैं यहाँ पर, 2-3 टॉपिक्स जो कि थ्योरेटिकल हैं, उनमें से पहला टॉपिक हमने यहाँ पर डाला है कॉमर्शियल सेल्स। देखिए, कॉमर्शियल सेल्स मतलब मेरा ये है कि हम कुछ केमिकल्स या और चीजों को यूज करके हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। तो जिनको कॉमर्शियली यूज किया जाता है उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, जब सेल्स को हम सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता होगा करंट सेम रहती है और वोल्टेज जुड़ जाता है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है उन्हीं को हम बैटरी कहते हैं। हम यहाँ पर सेल भी पढ़ेंगे और 1-2 बैटरीज भी पढ़ेंगे। तो बेटा जी, जो ये सेल्स या बैटरीज हैं, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी सेल, दूसरे सेकेंडरी और तीसरे फ्यूल सेल होते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपकी हेडिंग पड़ेगी सम कॉमर्शियल सेल्स या बैटरीज। यहीं पे कॉमर्शियल सेल के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और फिर आप यहाँ पे चाहें तो एक नोट और भी लिख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या सेल कोई भी हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इतना लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में प्राइमरी सेल्स आपकी हेडिंग पड़ेगी। देखो, थोड़ा समझ लो प्राइमरी सेल्स होते क्या है। प्राइमरी सेल्स में जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है that cannot be reversed by passing electric current, this means they cannot be recharged। तो प्राइमरी सेल लिखेंगे आप, उसमें आप ये लिखेंगे इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करेंगे और एक बार यूज करने के बाद ये बेकार हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे they cannot be recharged, that is the redox reaction occurring in electrochemical cell cannot be reversed by passing electric current। एग्जांपल्स लिखे हुए हैं मैंने। ड्राई सेल, जो कि लेक्लांची सेल का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, इसलिए ड्राई सेल को लेक्लांची सेल भी बोलते हैं। मरकरी सेल भी इसी का एग्जांपल है। फिर दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स, इसमें आप लिखेंगे they can be recharged, that is the redox reaction occurring in these cells can be reversed by passing electric current। फुल स्टॉप के बाद आप लिखेंगे they can be used over and again। कई बार हम इनको यूज कर सकते हैं। एग्जांपल है लेड एसिड बैटरी, जो हमारे घरों में लगी हुई होती है इन्वर्टर के साथ, या हमारे जो व्हीकल्स होते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इनमें भी यही होती है, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। निकिल कैडमियम सेल भी इसी का एग्जांपल है। फिर तीसरे होते हैं फ्यूल सेल्स। देखो, फ्यूल सेल्स में क्या होता है, कंबशन कराया जाता है किसी एक सब्सटेंस का। कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। कंबशन कराते हैं तो कंबशन से आपको पता है कंबशन एनर्जी निकलती है। उस कंबशन एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फ्यूल सेल्स की डेफिनेशन में यही लिखा जाता है, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन विच the energy liberated by combustion of fuel is directly converted to electrical energy। इस तरीके से इसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे होते हैं। जो सबसे कॉमन है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है और मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, लेकिन कॉमन यही है। तो ये तो हमने आपको टाइप्स पढ़ाए। कुछ सेल्स जो हमें पढ़ने हैं, मतलब इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ने हैं। एक तो हम ड्राई सेल के बारे में बात करेंगे, एक लेड एसिड बैटरी के बारे में बात करेंगे और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल के बारे में बात करेंगे। तो जो यहाँ पर हमने शुरुआत की है वो ड्राई सेल, जिसको बताया था आपको लेग्लांची सेल भी बोलते हैं, उसको लेकर के हम शुरू कर रहे हैं। इसका यूज होता है ट्रांजिस्टर्स या क्लॉक्स में।
इसकी थ्योरी में और हम कुछ नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे, केवल स्ट्रक्चर बताएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जब इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उनसे रिलेट करा के बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। फिर भी आप देख लीजिए, एक जिंक का कंटेनर होता है, ये है जिंक का कंटेनर। ये अंदर वाली जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये लाइनिंग यहां से चलेगी यहां तक, और ये भी, दिस इज ऑल्सो जिंक कंटेनर, और ये इस तरीके से बीचों बीच में ये ग्रेफाइट की रॉड होती है। जो जिंक होगा, ये वाली जिंक लाइनिंग आपको दिख रही है, जिंक का जो बर्तन है, इसका एक्चुअली होगा ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसकी तरह काम करता है, एनोड। तो हमने लिखा हुआ है जिंक कंटेनर जो एनोड की तरह काम करेगा। और यहां पर ये पॉजिटिव पोल है, ये ग्रेफाइट जस्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगा, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, वो रिडक्शन जो होगा वो यहां पर होगा, MnO2 का होगा। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +4 है, जब रिडक्शन होगा इसका तो +3 में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे जो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा रिडक्शन की वजह से, उसको ये कैरी करेगा कौन, ग्रेफाइट रॉड। तो ये पॉजिटिव पोल, और पॉजिटिव पोल को ही हम क्या कहते हैं, यहां पर कैथोड कहेंगे। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट की रॉड होती है, ग्रेफाइट की रॉड, और ये एक पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर होता है, पोरस पेपर, और ग्रेफाइट के बीच में यहां पर भरा हुआ होता है MnO2 प्लस कार्बन। बताएंगे इन सबका यूज क्या है। ये एक मेटल की कैप लगी हुई होती है, फिर यहाँ पर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ा देते हैं। जब इसको यूज करना होता है तो प्लास्टिक की कवरिंग को हटा देते हैं, मेटल का जो कैप होता है वो एक्सपोज हो जाता है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है मेटल का कैप, सो दैट अब क्या करें हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जिंक डायरेक्टली क्या होता है, एक तरफ ये टच हो जाएगा, एक तरफ ये टच हो जाएगा, और सर्किट पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो ये बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर पेस्ट भरा हुआ होता है NH4Cl और ZnCl2 का। और होता क्या है, ये करने के बाद फिर जो ऊपर की तरफ पार्ट होता है, इसमें चारकोल यानी पिच ये डाल करके इसे हम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। और इस जिंक लाइनिंग, जिंक के वेसल को एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए यहाँ पर पेपर, ये लिखा हुआ है कार्डबोर्ड पेपर, आपने देखा है कार्डबोर्ड पेपर, इसको यूज करते हैं। अरे ये वही सेल है जो टॉर्च वगैरह में यूज होता था, जो पुराने जमाने में रेडियोस वगैरह अब तो नहीं चलते, रेडियोस में यूज होता था, टॉर्चेस में यूज होता था, उसी की बात चल रही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हमने बताया। अब हम क्या करते हैं, इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके थ्रू आपको समझाते हैं, थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ये बताते हैं, और क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, चलिए उसको हम समझते हैं। तो चलिए रिएक्शंस बताते हैं आपको। तो देखते हैं बेटा रिएक्शंस कैसे होती हैं। एनोड पे जो ये जिंक का वेसल है, जब सेल नया होता है तो ये थोड़ा सा हेल्दी होता है, मतलब मोटी सी लेयर होती है जिंक की, जिससे ये मिलके बना होता है। तो जिंक 0 स्टेट में होगा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होता है ऑक्सीडेशन +2, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जाएंगे, तभी तो कहा गया है कि ये किसकी तरह काम कर रहा है, कहा गया जिंक कंटेनर, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड। और ये जिंक ही है नीचे की तरफ भी, ये जो लेयर है ये जिंक की है, मतलब इस पर चार्ज कैसा होगा, ये नेगेटिव पोल होगा। कैथोड पे देखो रिडक्शन किसका होता है, जो MnO2 है, MnO2 अमोनियम आयंस की प्रेजेंस में, जो अमोनियम आयंस है वहां NH4Cl लिया गया है, एक्वस होता है, सेमी सॉलिड टाइप का होता है। MnO2 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और ये रिड्यूस होके बनाता है Mn2O3, मतलब +3। ये हुआ रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होता है वहां पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज उसको कैरी कौन करेगा, ये ग्रेफाइट की रॉड, यानी ये कैथोड पॉजिटिव पोल की तरह काम करेगी। रिएक्शन जो होती है कैथोड पे, अमोनिया बनती है और H2O। अब देखो क्या होगा, जो अमोनिया बनती है, होती तो वो गैस है, लेकिन वो गैस निकलते निकलते जिंक आयंस और जो NH4Cl वाले क्लोराइड आयंस थे उनसे रिएक्शन कर जाती है, और ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है ZnNH3 इस तरीके से कैथोड, एनोड, कैथोड, और ये भी कैथोड की ही रिएक्शन कही जाएगी, या कैथोड एनोड को मिला के जो होती है
कुल मिलाकर अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो रिएक्शन ये बनेगी इस तरीके से, जिसमें जिंक प्लस 2 में जाएगा, 0 से कहां जा रहा है, ये देखो यहां पर ये सॉल्ट बन रहा है, प्लस 2 में जा रहा है, चलो नहीं लिखते यहां पर, बहुत हो जाएगी ज्यादा, प्लस 2 में जा रहा है, और MnO2 में मैग्नीज प्लस 4 में है, यहां मैग्नीज जा रहा है प्लस 3 में। ये रिएक्शन इस तरीके से यहाँ की, इसको हम बोलेंगे इट इज सेल रिएक्शन, इस तरीके से होती है। अब इसके साथ दिक्कत क्या आती है ड्राई सेल के साथ, देखो होगा क्या, अच्छा रिएक्शन की आपको बता दें, धीरे धीरे ये जो जिंक होता है वो पतला होता चला जाएगा। भाई जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें, तो जिंक का बर्तन धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा, और जब सेल लंबे समय तक यूज में रहेगा तो उसके बाद आप देखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने की वजह ही यही होती है कि जिंक वेसल जो कि अच्छी खासी मोटी एक लेयर दी जाती है, जब नया सेल होता है वो उसकी रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, जिंक धीरे धीरे डिसअपीयर होता है और ये कंटेनर कैसा हो जाता है, कमजोर, तो सॉफ्ट हो जाएगा सेल। ठीक है, एक्चुअली इस सेल का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जो ये सॉल्ट है NH4Cl, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो वहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाया गया था, तो इस NH4Cl सॉल्ट, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो वीक बेस NH4OH स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से होता है। तो ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होता है। एसिडिक सॉल्ट की प्रेजेंस में जो जिंक है इसका करोजन होता रहता है। इसका करोजन का मतलब होता है मेटल का खत्म हो जाना। तो इसका करोजन कैसे होता है, देखो जो जिंक है ये NH4Cl एसिडिक सॉल्ट की प्रेजेंस में ये सॉल्ट भी बनाता रहता है, ये वाला ZnNH3 4Cl2 प्लस ZnCl2, मतलब ये वो रिएक्शन है जो जिंक के बर्तन को करोड कर रही है। ये वो रिएक्शन है जो जिंक के बर्तन को यानी जिंक मेटल को क्या कर रही है, करोड कर रही है, उसका करोजन हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। इवन व्हेन द सेल इज नॉट इन द यूज, सेल यूज में नहीं है, फिर भी जिंक का बर्तन क्या हो रहा है, लगातार डिसअपीयर हो रहा है ड्यू टू एसिडिक सॉल्ट। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर भाई इसको क्यों ऐड किया गया, ZnCl2 को, तो आप देखो ये जो करोजन वाली रिएक्शन है ZnCl2 उसमें एज अ प्रोडक्ट बनता है। जब ऑलरेडी यहां पर ZnCl2 होगा तो अकॉर्डिंग टू लीच एंड क्लियर प्रिंसिपल ये रिएक्शन थोड़ा बैकवर्ड जाना चाहेगी, बैकवर्ड जाएगी तो इससे करोजन थोड़ा कम होगा। और बाकी तो कुछ बचा नहीं। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि सेल डिस्चार्ज हो चुका होता है, थोड़ी देर धूप में रख दो, जब धूप में रख देते हैं तो क्या होता है कि फिर से थोड़ी देर के लिए चल जाता है। ये सच भी है और केमिकली प्रूव्ड है, क्योंकि आपने देखा कि इस रिएक्शन में वाटर निकलता है, वाटर एलिमिनेट होता है ये इस तरीके से। जब आप धूप में रख दोगे तो जो वाटर हो, इक्विलिब्रियम आने मतलब डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया। अगर आपने इसको धूप में रख दिया तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने का मतलब एक प्रोडक्ट यहां से खत्म हो गया, और प्रोडक्ट खत्म हो गया तो रिएक्शन अब कहां जाना चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब थोड़ा बहुत और काम कर सकता है ये सेल। ये इसका डिसएडवांटेज होता है कोरोजन वाला बहुत बड़ा। और अगर हम जो NH4Cl एसिडिक सॉल्ट है इसकी जगह एल्कलाइन सॉल्ट्स ले लें, NaOH KOH वगैरह टाइप के, तो फिर एल्कलाइन मीडियम में जिंक का कोरोजन नहीं होता है और इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये पहला सेल हम लोगों ने खत्म किया, ड्राई सेल या इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लेग्रांजी सेल। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो लेड एसिड बैटरी है और फ्यूल सेल है। तो नेक्स्ट अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेड एसिड बैटरी। हाँ बेटा, तो बात करते हैं लेड एसिड बैटरी जो हमारे घरों में यूज होती है इन्वर्टर के साथ। एक्चुअली जो हमारे घरों में यूज होती है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। उसमें 6 सेल्स को सीरीज में जोड़ा जाता है और हर सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 वोल्ट होता है, और सीरीज में जब 6 सेल्स को हम जोड़ देते हैं तो इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। हमने यहाँ पर 6 वोल्ट की ही बनाई है, मतलब केवल 1 2 3 सेल्स को ही जोड़ा है। अगर हम 6 सेल्स जोड़ते तो फिर बड़ा लंबा स्ट्रक्चर बन जाता। तो देखिए यहाँ पर
थोड़ा ध्यान देना, 2-3 चीजें ये पहले याद करने वाली। कैथोड किसका होगा? PbO2, इसका होगा रिडक्शन। यहां पर PbO2 में Pb +4 में है और PbO2 का रिडक्शन होकर के बनेगा PbSO4, जहां पर Pb +2 में होगा, ये कैथोड होगा। एनोड होगा Pb का, 0 में है, PbSO4 +2 में जाएगा। मतलब कैथोड और एनोड दोनों की रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स कैसे हैं? सेम है। चलिए, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये डाइल्यूटेड H2SO4 होता है जिसकी डेंसिटी लगभग 1.30 ग्राम पर ml होती है। मैं आपको दिखाता हूं, ये तो आपको पता ही होगा, एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिस पर एसिड वगैरह कोई असर ना कर सके। ये एक सेल पहले देख लो, ये है सेल, ये हमने बनाया है PB ग्रिड्स, लेड की ग्रिड्स हैं, फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, मतलब लेड है कुल मिला के ये। और लेड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है और वो नेगेटिव होता है। और ये है लेड ग्रिड्स फिल्ड विद PbO2, मतलब आप बस ये मान के चलिए ये PbO2 है, इसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह काम करता है? कैथोड, यानी वो पॉजिटिव पोल होगा। एक सेल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही 6 सेल्स तक आप जा सकते हो। ये सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये यहां से निकाला गया इस तरीके से, ये इधर से निकाला गया, यहां पर ये जो दोनों तरफ आपको वायर टच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर ये वुडन इंसुलेशन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये टच हो जाए, ये वुडन इंसुलेशन होता है यहाँ पे, और ये H2SO4 भरा हुआ होता है डाइल्यूटेड। अब देखिए रिएक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम एनोड पे बात करें। एनोड पे लेड का होगा ऑक्सीडेशन। देखो एनोड पे लेड सॉलिड जो कि 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था, इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में है, यहां पर सल्फेट आयंस PbSO4 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स छूट गए, मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? जो PbO2 है, ये वाला PbO2 कहां? ये PbO2 में लेड +4 में है, ये भी सल्फेट आयंस की प्रेजेंस में, जो Pb होगा सल्फेट आयंस के साथ क्या बना लेगा? PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, साथ में ये 4H पॉजिटिव हैं और 2 ऑक्सीजन ये जो बचे हुए थे, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? H2O। कुल मिलाकर ये रिएक्शन होती है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो PbO2 SO4 2 SO4 हो जाएंगे और 4H पॉजिटिव, मतलब 2 H2SO4। यहां क्या बना? PbSO4 के 2 + 2H2O। देखो कुल मिलाके ये जो सेल रिएक्शन लिखी हुई है, यहां से बड़ा कंफ्यूजन भरे क्वेश्चंस आए हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल में। तो H2SO4 अगर हम देखें तो 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, और H2SO4 के जब 2 मॉलिक्यूल यूज हुए तो हमारे दिमाग में रहता है कि 2 सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है? 2 यूनिट, 2 सल्फेट आयन पे कितना हो जाएगा? 4 यूनिट, तो N कितना हो जाएगा? 4, जबकि N 4 नहीं है, N कितना है? N 2 ही है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैथोड का और एनोड का चार्ज हम जोड़ लें, जो कैथोड पे पॉजिटिव वही एनोड पे नेगेटिव, तो चार्ज तो उतना ही माना जाएगा ना। तो देखो यहाँ जो H2SO4 है, बेसिकली सल्फेट आयन का कंजम्पशन कैथोड पे भी हो रहा है और एनोड पे भी हो रहा है, तो 2 H2SO4 इसलिए हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, पर H2SO4 मॉलिक्यूल N कितना होता है? पर H2SO4 मॉलिक्यूल N कितना होता है? तो देखो तुरंत ही कंफ्यूजन आ जाएगा कि H2SO4 अच्छा 2 यूनिट चार्ज, लेकिन सच्चाई ये है कि 2 यूनिट चार्ज तब होता है जब H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, पर H2SO4 केवल 1 यूनिट चार्ज माना जाएगा। ये रिएक्शन होती है। अच्छा फिर होगा क्या? धीरे धीरे H2SO4 कंज्यूम होता जाएगा, PbSO4 जो सॉलिड बना है ये स्टिक करता जाएगा इन्हीं रॉड्स पे, H2O भी बनेगा। अब यहां पर सोचने वाली बात है, ये बैटरी डिस्चार्ज कब होगी, मतलब इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब डेंसिटी लगभग 1.2 ग्राम पर ml पहुंच जाती है तो रिएक्शन और इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो हम कहते हैं कि अब ये बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। फिर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा के रिएक्शंस को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शंस में ले जाके इस बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं, तो ये चार्जिंग इसकी होगी। चार्जिंग में क्या होगा? जस्ट उल्टी रिएक्शंस हो जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस इसके साथ जुड़े होते हैं। टाइम टू टाइम वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है?
टाइम। हाँ तो बेटा क्या होता है, इस रिएक्शन में वाटर बनता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि टाइम टू टाइम वाटर ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो वाटर ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? वाटर बना मतलब वाटर निकल गया, क्या इसलिए जरूरत पड़ती है? नहीं, एक्चुअली अगर डिस्चार्जिंग में वाटर बना है तो जब चार्ज हुई होगी बैटरी तो रिएक्शन बैकवर्ड गई होगी, तो फिर वाटर फिर से बन गया होगा। तो वाटर बैटरी से तो गया नहीं कहीं, फिर वाटर को ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ती है? उसकी वजह होती है कि जो वाटर है उसका बहुत स्लो इलेक्ट्रोलिसिस होता रहता है, और इलेक्ट्रोलिसिस होने से क्या होता है, H2 गैस निकलती है, O2 गैस निकलती है, और वाटर का कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। H2 और O2 गैसेस निकलती हैं कैथोड और एनोड्स पे। तो आपने देखा भी होगा जो वहां पर लिड्स लगे हुए होते हैं, लिड्स में पोर्स होते हैं। पोर्स इसीलिए होते हैं सो दैट जो H2O के इलेक्ट्रोलिसिस से H2 और O2 गैसेस बनी हैं वो वहां से बाहर निकल सके। इस तरीके से H2O का कंजम्पशन होता रहता है और हमें टाइम टू टाइम वाटर ऐड करने की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा अगर आपकी बैटरी काम नहीं कर रही है तो फिर ऐसे केस में चेक करने के लिए मीटर डाला जाता है इसमें इलेक्ट्रोलाइट में। वो मीटर इसकी डेंसिटी को चेक करता है। अगर डेंसिटी H2SO4 की बहुत कम होगी तो फिर ऐसे केस में बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होगी। तो ये होती है लेड एसिड बैटरी। अगर इसके बारे में आप लिख रहे हैं तो बस इतना लिखिएगा, स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। आप ये बताएंगे इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 6 cells each of 2 volts that is this battery has potential difference of 12 volt। कैथोड किसका बनाया जाता है, एनोड किसका बनाया जाता है, ये मेंशन कर दीजिएगा। और उसके बाद में आप इन रिएक्शंस को लिख देंगे और बाकी जो मैंने इंफॉर्मेशंस आपको दी थी वो होगी। तो ये हो गई लेड एसिड बैटरी। इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल के बारे में बता देते हैं, हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही पढ़ना है। बेटा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ बना है, जरा ध्यान देना इस पे। ये एक कंटेनर है पूरा, इस तरफ से ऑक्सीजन गैस आएगी, यहां से हाइड्रोजन गैस आएगी। ये 2 पोरस कार्बन की प्लेट्स लगी हुई हैं, 2 मतलब अब कुल मिला के 3 कंपार्टमेंट बन गए, 1 2 3। बाहर के दोनों कंपार्टमेंट्स में से एक में से हाइड्रोजन गैस, एक में से ऑक्सीजन गैस। बीच में भरा हुआ होगा इलेक्ट्रोलाइट जो कि होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH। यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन। जो पोरस कार्बन होता है इसमें कैटलिस्ट होते हैं प्लैटिनम या पैलेडियम, बहुत महंगे होते हैं। अब देखो रिएक्शंस क्या होगी, एनोड मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन बनाएगा H2O, तो 0 से कहां जा रहा है +1 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन है वो एनोड है, इसका मतलब ये वाला जो पोल होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ऑक्सीजन का होता है रिडक्शन कराते हैं। ऑक्सीजन यहाँ कौन सी स्टेट में है, 0, और अब 4OH नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में पहुंच गया, -2। तो ये वाला जो चैम्बर है ये किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव यानी कैथोड की तरह काम करेगा। अगर जोड़ेंगे तो सेल रिएक्शन कुल मिला के यही बनती है, 2H2 + O2 gives 2H2O। तो ध्यान देंगे तो सेल रिएक्शन में हुआ क्या, जो H2 है उसका कंबशन होकर के क्या बन गया, H2O। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ इस पूरी प्रोसेस में, डायरेक्ट कंबशन तो कराया नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट भी जनरेट हो गया। तो इस तरीके से ये फ्यूल सेल होता है। अच्छा, अगर हम इसके एडवांटेज पढ़ें तो पहला एडवांटेज ये है, इट नेवर बिकम्स डेड। जितना फ्यूल देते जाओगे ये तब तक काम करता जाएगा। 70 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करता है और 1 वोल्ट से थोड़ा कम यानी 0.9 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज रहता है। तो पहला एडवांटेज भाई जब आप लिख रहे हैं तो ये बनाएंगे, ये रिएक्शंस लिखेंगे। एडवांटेज में नेवर बिकम्स डेड, gives continuous supply of current at voltage 0.9 volts
एट टेम्परेचर 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज इसका हो गया कि ये वो सेल है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। कोई भी सेल इतना ज्यादा एफिशिएंट होता नहीं है। थ्योरेटिकली तो 100% एफिशिएंट होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली 60 से 70% तक एफिशिएंसी इसकी होती है। और तीसरी बात, यहां पर ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं यूज हुआ जो पोल्यूशन कॉज करे। यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो वाटर होता है, वाटर बने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, मींस नो पोल्यूशन। लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिकली यूज में नहीं ला सके हैं डेली लाइफ में। लेकिन फ्यूचर का सेल माना जाता है ये, या इसका यूज होता है तो बहुत हाई टेक हाई लेवल पे होता है, जहां पर प्रोटेक्शन की सारी चीजें होती हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो पहली बात तो हाइड्रोजन गैसेस हाईली कंबस्टिबल, आग लगने की संभावना होती है। नंबर 2, जब भी गैसेस के साथ डीलिंग करनी होती है तो हमेशा ही क्या होता है, मुश्किल होता है। सॉलिड को रख दो, लिक्विड को रख दो, काम चल जाएगा, बट देयर इज ऑलवेज प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग विद गैसियस फ्यूल्स। 2 हो गई। तीसरी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लिक्विड है, ये गैसेस हैं, और कैटलिस्ट कैसा है, कैटलिस्ट सॉलिड है, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो एक गैस, सॉलिड, लिक्विड, 3 फेजेस बन गए, और तीनों में जब कांटेक्ट होगा तभी रिएक्शन होगी। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक कांटेक्ट बिटवीन 3 फेजेस, गैस, कैटलिस्ट, सॉलिड एंड इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज एक्वस। ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 70 से 140, और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ का कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल खत्म हो गया। मतलब जो बैटरीज वाला या कॉमर्शियल सेल्स वाला हमें पढ़ना था वो टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला सेगमेंट था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें बस हमें एक चीज पढ़नी बची है, और वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो उसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन को। बेटा टॉपिक है कोरोजन। क्या होता है कोरोजन? आपको पता है कि मेटलर्जी नाम का एक टॉपिक होता है। मेटलर्जी में हम क्या करते हैं, मेटल नेचर में अपने कुछ कंपाउंड्स की फॉर्म में होता है, और उन कंपाउंड्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेना, दैट इज मेटलर्जी। और मेटलर्जी का जो उल्टा होता है वही कोरोजन होता है। जब मेटल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहती है तो बहुत सारी गैसेस उसके टच में आती हैं, मिट्टी उसके टच में आती है, और फिर से मेटल को एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो कि हमारे मतलब का नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो अगर हम सही भाषा में लिखें, कोरोजन हेडिंग आप डालेंगे और कोरोजन में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड सैंड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल सिलिकेट, मेटल सल्फाइड एटसेट्रा is called corrosion. Well known examples: rusting of iron, tarnishing of silver, formation of green coating on copper and bronze. अच्छा, ये corrosion जो टॉपिक है थोड़ा थोड़ा लगता है कि भाई मेटलर्जी में पढ़ना चाहिए था, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से समझाया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से समझाने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्मेशन के थ्रू समझाया गया है। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोगों को इलेबोरेट करना है। देखिए कैसे होती है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमने आयरन का ऑब्जेक्ट मान लिया। रस्टिंग तब तक नहीं होगी जब तक मॉइस्चर नहीं होगा। तो मॉइस्चर तो होता ही है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स होती ही हैं। कुछ वाटर वेपर्स आयरन की सरफेस पे ये एब्जॉर्ब हो गई, और जब ये वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होता है तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से CO2 है, ये एसिडिक गैस वगैरह CO2, SO2, इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो लिखा है रस्टिंग ऑफ आयरन शुरू की है। रस्ट है क्या, Fe2O3.XH2O। अगर हमें पूछा जाए केमिकली व्हाट इज रस्ट, तो हम आंसर देंगे इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कैसे समझाई गई है, बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जो वाटर मॉइस्चर से आया था
CO2 या और भी कोई एसिडिक गैस हो सकती है जैसे SO2 वगैरह, H2CO3 बना और H2CO3 यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ये टूट गया H पॉजिटिव CO3 माइनस में, मतलब मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। अगर मीडियम एसिडिक नहीं है तो फिर रस्टिंग नहीं हो सकती। इन द एब्सेंस ऑफ H पॉजिटिव रस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये एसिडिक गैसेस CO2, SO2, SO3 अगर नहीं होंगी तो रस्टिंग नहीं होगी। आगे क्या होता है देखिएगा, ये तो बस एक शुरुआत थी, मतलब मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। अब जो आयरन की सरफेस है जहां पर पिटिंग मतलब कुछ छोटे छोटे गड्ढे वगैरह बन जाते हैं, वहां पर रस्टिंग जल्दी होती है, क्योंकि जहां पर पिटिंग होती है वहां पर ये मॉइस्चर का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा, CO2 ले लेगा, मीडियम कैसा कर देगा, एसिडिक कर देगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो जहां पर ये पिटिंग हुई थी वहां पर अब H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हालांकि आपको इस रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन नहीं दिख रहे हैं, जो कैथोडिक रिएक्शन है वहां H पॉजिटिव आयन दिखेंगे, लेकिन रिएक्शंस तो साथ साथ ही होती हैं। अगर ये अकेले नहीं हो सकती, ये अकेले नहीं हो सकती, होती तो दोनों साइमल्टेनियसली ही हैं, तो H पॉजिटिव आयन की जरूरत पड़ती है। तो जहां पे पिटिंग हुई थी वहां का आयरन जो होता है अब क्या करता है, O2 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में Fe+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। मतलब ये वाली जो साइट होगी ये एनोड की तरह काम करेगी और आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.44 वोल्ट्स होता है। अब क्या होगा, जहां पर ये जैसे मान लो यहां पर पिटिंग हुई थी, इलेक्ट्रॉन यहां पर निकले, अब आयरन की दूसरी साइड पे ये इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव और ये जो भी O2 है ये सब माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी तरफ। रस्ट वहां नहीं बनेगी जहां पिटिंग हुई है, रस्ट बनेगी दूसरी जगह पे। तो मूव करने के बाद फिर क्या होता है, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बनाएगा, H2O। इस तरीके से इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट है। ये साइट कैथोड की तरह काम करेगी। इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट कर जाते हैं थ्रू द मेटल, आयरन के थ्रू ही मूव करते हैं, या अगर सैलाइन वाटर है तो उसके थ्रू बहुत अच्छे से मूव करेंगे। तो सैलाइन वाटर की प्रेजेंस में क्या होता है, जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है वो और तेज हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है। तो ये वाली साइड किसकी तरह काम करेगी, कैथोड। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बन गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। इसका जो सेल पोटेंशियल बनता है 1.67 वोल्ट बनता है। फिर क्या होगा, जहां पर ये कैथोडिक रिएक्शन हुई थी, मतलब पिटिंग वाली साइड से अलग वाली साइड, वहां पर Fe+2 जो बन गए थे, O2 और H2O ये फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं और H पॉजिटिव और प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ये रस्ट बना लेता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेसिंग होती है, रस्टिंग की प्रोसेस होती है, रस्ट बन जाती है। और रस्ट की सबसे खास बात ये है, ये आयरन की सरफेस से स्टिक नहीं करती है, छूट जाती है। जैसे ही थोड़ा सा वहां पर झटका लगेगा उस ऑब्जेक्ट पे, ये रस्ट नीचे गिर जाएगी और आयरन की सरफेस जो और है नई वाली उसको और एक्सपोज कर देगी एटमॉस्फेयर के सामने कि आओ एटमॉस्फेयर और रस्टिंग कराओ, हम तो बर्बाद हुए हैं, इसको भी करो। तो ये रस्टिंग होती है इस तरीके से, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है। बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को प्रमोट करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, रस्टिंग होने से आयरन को प्रिवेंट करते हैं। तो उन फैक्टर्स के बारे में हमें बात करनी है। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स प्रमोट करते हैं रस्टिंग को। नंबर 1 है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। भाई मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, ऐसे केस में उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और उसकी रस्टिंग भी आसानी से होगी। तो अगर आप लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नाम का फैक्टर, तो उसमें लिखेंगे मोर रिएक्टिव मेटल्स हैव मोर टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, हेंस देयर corrosion occurs easily। दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। देखो, अगर इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं तो रस्टिंग बहुत इजीली होती है। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। आपने रस्टिंग में पढ़ा ही था, अगर मॉइस्चर और एयर नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। स्ट्रेन, देखो जहां जहां पर स्ट्रेन या पिटिंग होती है वहां पर एब्जॉर्प्शन आसानी से होता है वाटर वेपर्स का, मॉइस्चर का, और वो रस्टिंग को बढ़ाते हैं।
या अगर नेक्स्ट फैक्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं तो वो भी रस्टिंग को बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का, आयंस का ट्रांसफर बढ़ा के। लेकिन जो मेनली क्वेश्चंस हमारे यहाँ आते हैं वो प्रिवेंशन से आते हैं। रस्टिंग को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिसको एक और नाम दिया गया है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अभी समझाते हैं हम आपको, देखो समझो, पहले शुरुआत से लो। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या होता है, जो मेटल जिस पर रस्टिंग हो, जिस पर करोजन होना है हो जाएगा, उस पर हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अप्लाई कर देते हैं ऊपर से, सो दैट एक बैरियर आ जाता है बीच में मेटल और एटमॉस्फेयर के। मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में जब बैरियर आ जाएगा तो एटमॉस्फेरिक गैसेस मेटल पर अटैक कर ही नहीं पाएंगी। बैरियर प्रोटेक्शन में हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं, निकल है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन पर असर नहीं होता है किसका, एयर का। और इसके अलावा कुछ फॉस्फेट सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ फॉस्फेट्स होते हैं, हम उनकी जब कोटिंग कर देते हैं, फॉस्फेट्स क्रिएट्स टफ एडहेरेंट, मतलब बहुत टफ कर देते हैं सरफेस को, और फिर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है गैसेस का, इस तरीके से रुक जाती है। सेकेंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में ये होता है कि भाई मेटल है, आयरन को अगर हमें बचाना है तो आयरन के ऊपर हमने जिंक की कोटिंग कर दी, जिसकी कोटिंग करेंगे दैट मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव। तो आयरन से ज्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी किसकी है, जिंक की। तो जिंक क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता रहेगा। और तो क्या होता है बेटा, जब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऐसे केस में हम मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, और जब मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन उस मेटल का होता है और आयरन इस तरीके से क्या होता है, बच जाता है। लेकिन इसमें परमानेंटली नहीं बच पाएगा। जैसे अगर जिंक की कोटिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। जिंक की कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब तक जिंक रहेगा तब तक आयरन बचा रहेगा, और जैसे ही जिंक चला जाएगा वैसे फिर से आयरन पे अटैक हो जाएगा। तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है चौथा पहले पढ़ा देते हैं, फिर तीसरा पढ़ाएंगे, ये छोटा सा है, यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है, कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, वो स्प्रे करते रहते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। जब अल्कलाइन सॉल्यूशंस का स्प्रे होगा तो जो एसिडिक मीडियम था वहां पर H पॉजिटिव की वजह से, वो खत्म होता रहेगा टाइम टू टाइम, और इस तरीके से क्या होगा, रस्टिंग नहीं हो पाएगी। अल्कलाइन सॉल्यूशंस में अल्कलाइन फॉस्फेट्स होते हैं, अल्कलाइन क्रोमेट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, जिसे हम लोग कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये जनरली यूज किया जाता है तब जब आयरन अंडरग्राउंड होता है, मतलब आयरन के पाइप्स वगैरह होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। सपोज दैट ये आयरन का पाइप है, क्या हुआ भाई मार्कर को, ये आयरन का पाइप है, अंडरग्राउंड है, इसको हमें बचाना है, तो इसको क्या करते हैं, वायर के थ्रू मैग्नीशियम से कनेक्ट कर दिया गया। और आपको पता है मैग्नीशियम बहुत सस्ता भी है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो यहां पर देखो होगा क्या, ऑक्सीडेशन जो होता है वो मैग्नीशियम का होता है। क्या होगा, मैग्नीशियम ये Mg+2 में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन का नहीं होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वायर के थ्रू मैग्नीशियम यहां पर कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस वायर के थ्रू ट्रेवल करके आयरन की सरफेस पे पहुंच जाएंगे। तो यहां पर मैग्नीशियम ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये यहां पर एनोड की तरह काम कर रहा है मैग्नीशियम। इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए, अब एज सच जैसे कैथोड वाली प्रोसेस होती थी, और ये कैथोडिक साइट बन जाएगी। और कैथोडिक साइट, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे रिएक्शन होती थी O2 प्लस H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बनता था यहाँ पर H2O वगैरह, ये सब बनते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर होंगे वो सब, और ये जो आयरन की सरफेस है ये इस तरीके से काम करेगी किसकी तरह, कैथोड की। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आयरन का ऑक्सीडेशन होने से बच गया, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, मैग्नीशियम का। तो अगर हमें लिखना पड़े इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन या कैथोडिक प्रोटेक्शन में, तो हम कहेंगे this protection is very common for underground iron pipes. In this process
पाइप इज कनेक्टेड विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम के टुकड़े लिए जाते हैं थ्रू वायर। और मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव मेटल, हेंस मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, और आप ये रिएक्शन दिखाएंगे, एनोड लिख देंगे, इट एक्ट्स एज एनोड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल थ्रू द वायर एंड कम्स एट आयरन सरफेस, एट दिस प्लेस रिडक्शन ऑफ O2 टेक्स प्लेस, रिडक्शन ऑफ O2 होगा। इस तरीके से आयरन जो Fe+2 बनाता था वो नहीं बन पाया, यहां पर रिडक्शन होता है। आयरन सरफेस एक्ट्स एज कैथोड, जो आयरन की सरफेस होगी वो कैथोड की तरह काम होगी। कैथोड यहां पर बच गया, कौन बचा? कैथोड बचा। तो कैथोड को बचाने के लिए ये सब किया गया था, दैट इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से ये बिल्कुल खत्म हो गया ये वाला पार्ट केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, मोटिवेट करें। थैंक यू।